नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स का आज चुनाव हो गया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया। उनका नाम फाइनल होते ही भारत और अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ गई। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। अगले साल यानी कि 2025 में भारत में यह समिट होनी है। इस साल सितंबर में क्वाड समिट अमेरिका में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। ट्रंप इससे पहले 2020 में भारत के दौरे पर आए थे, तब वो स्टेट विजिट पर भारत आए थे। वहीं ट्रंप के चुनाव जीतते ही ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई है। याद कीजिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना एकदम खामोश थी। इस वक्त वो भारत में ही रह रही हैं। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। शेख हसीना का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके तख्ता पलट का आरोप अमेरिका पर ही लगा था और शेख हसीना ने ही लगाया था। यानी ये तो तय है कि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण भी बदलेंगे। ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दी थी। मतलब अगले कुछ महीने में बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के ऐतिहासिक विजय के बाद पूरी दुनिया से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए माय फ्रेंड लिखा। ट्रंप भी मोदी को लेकर जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो यही शब्द माय फ्रेंड यानी कि मेरे दोस्त लिखते हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चीन और रूस बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप के इलेक्शन का भारत पर क्या असर होगा, दुनिया रातों रात कैसे बदलने वाली है, ये रिपोर्ट देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। This was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. डोनाल्ड ट्रंप ने 132 साल के बाद अमेरिका में इतिहास बना दिया। हारने के बाद फिर जीतकर लौटे ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स के बाजीगर हैं। लेकिन भारत ये पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कैसे रहेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मोदी से जो केमिस्ट्री दिखी थी, दूसरे कार्यकाल में भी ऐसा ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे युद्ध रुकवा देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकवा देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को टाइट कर देंगे? क्या ट्रंप अमेरिका में फल फूल रहे खालिस्तानियों को भारत को डिपोर्ट करेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर वैसे तो पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन भारत का विशेष ध्यान था क्योंकि एक तरफ भारतवंशी कमला हैरिस थी और दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पहले टर्म में भारत के और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज रहे हैं। Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. 2016 से लेकर 2020 तक मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। इसीलिए तो उधर अमेरिका में नतीजे आए और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई का संदेश भेज दिया। एक्स पर ट्रंप को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया। बधाई संदेश में एक एक करके 4 फोटो भी लगाई और चारों ही फोटो ऐसी थी जिनमें मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री खूब नजर आ रही थी। एक फोटो तब की थी जब ट्रंप भारत आए थे। दूसरी फोटो तब की थी जब मोदी ने अमेरिका में ट्रंप के साथ हाउडी मोदी रैली को संबोधित किया था। वैसे तो अमेरिका में डेमोक्रेसी का 235 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन शायद ही अमेरिका के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश में आकर ऐसे 1 लाख लोगों के बीच में रैली की हो या किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिका की धरती पर हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया हो। लेकिन यह मोदी और ट्रंप की दोस्ती और आपसी केमिस्ट्री की वजह से संभव हो पाया था। साल था 2019, महीना था सितंबर का और तारीख थी 22। अमेरिका के ह्यूस्टन के टेक्सास में भारतवंशियों ने एक विशाल रैली की। रैली का नाम था हाउडी मोदी। चीफ गेस्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। ये मोदी और भारतवंशियों का ही कमाल था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये ऐतिहासिक रैली हुई। I had a chance to meet him often. And every time I found the friendliness, warmth, energy, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. This is extraordinary. This is unprecedented. Friends, as I told you, we have met a few times, and every time he has been the same warm, friendly, accessible, energetic, and full of wit. I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future, and a strong resolve to make America great again. रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ पकड़ा और पूरा स्टेडियम घुमा दिया। खुद ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के जवानों को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद यही है ताकि आप ये समझ सकें कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का रिश्ता और आपसी केमिस्ट्री क्या रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी बरकरार रहेगी? उम्मीद तो यही है, क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती उस कार्यकाल में पूरी दुनिया में छाई हुई थी। हाउडी मोदी रैली के ठीक 5 महीने बाद यानी फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत के स्टेट विजिट पर आए। उनका विमान सीधे अहमदाबाद में उतरा था। वहां मोटेरा स्टेडियम में स्वागत का ऐसा इंतजाम किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका पूरा परिवार, पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया देखती ही रह गई। 1 से 1.25 लाख लोगों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेहमान नवाजी कर रहे थे और इस रैली का नाम था नमस्ते ट्रंप। मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़कर स्वागत किया। अपना इतना स्वागत सत्कार देखकर ट्रंप अभिभूत रह गए थे। You have done a great honor to the American people. Melania, my family, we will always remember this remarkable hospitality. We will remember it forever. From this day on, India will always hold a very special place in our hearts. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a Chihuahua, a tea seller. उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये भारत का दौरा भूले नहीं होंगे। ये उनकी भारत की पहली स्टेट विजिट थी। अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत भी भारत और चीन जैसे देशों की आलोचना से हुई थी, लेकिन ये भारत और नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री का ही कमाल था। उनके 4 साल के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर चले गए। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है।
एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को साकार करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है दुनिया उसे भली भांति परिचित है। आज हम पूरे ट्रंप परिवार का विशेष अभिनंदन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के साथ अपनी केमिस्ट्री को भूले नहीं हैं। इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए जब भी वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो अक्सर बहुत से इंटरव्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और भारत की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी दुनिया के बड़े नेताओं पर राय मांगी गई तो नरेंद्र मोदी की अक्सर उन्होंने बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग लीडर बताया है। नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी से डोनाल्ड ट्रंप खासे प्रभावित दिखते हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति काफी मिलती जुलती है। दोनों नेता घरेलू विकास, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। यानी केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे पर नहीं बल्कि विचारों में भी दिखती है। How are you assessing personality Okay, when you well, meet them? I can tell you, like Great. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Yeah. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. Do you like him? I have family on both sides of it. Okay, I have well, family let me that tell loves you. everything and family I'll just that's tell not. you though. You meet him. I know. Well, they had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's done a and lot for He's infrastructure. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking. They did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as. Maybe you wouldn't do that. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. I'm talking about? Yeah. But I said, whoa, what happened there? What happened? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के विचार दुनिया में छिड़े युद्ध के मोर्चों पर भी एक जैसे ही हैं। दुनिया में इस वक्त दो युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। पहला रूस और यूक्रेन का और दूसरा है इजराइल और ईरान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही विचार है। ट्रंप ने तो यह तक कहा था कि वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। इसीलिए माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूरोप में टेंशन बढ़ी है, लेकिन इजराइल बहुत खुश होगा क्योंकि इजराइल इस युद्ध के दौर में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उस भरोसे से नहीं चल पा रहा था जैसा होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप पर इजराइल को ज्यादा भरोसा है। ट्रंप ने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो हार गए तो इजराइल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ट्रंप की जीत पर तुरंत इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई संदेश आया। If we are truly analyzing them, I think we have to prepare for a world where actually, the kind of, I would say, dominance and generosity which the US had in the early days may not continue to be the norm. Probably starting from Obama, the US has become much more cautious about its global commitments. President Trump may be more articulate and expressive in that regard, but the reality is, after all, it was President Biden who, for example, withdrew from Afghanistan. It was President Obama who said that
he would be very cautious about committing American troops to any future conflict. वैसे इस्लामिक कट्टरपंथ पर भी मोदी और ट्रंप के विचार एक जैसे हैं। दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, जैसे कि पाकिस्तान। भारत भी यही कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है और ट्रंप के भी पाकिस्तान को लेकर यही विचार हैं। यही वजह है कि ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के समर्थक नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टे वो पाकिस्तान के आतंकवाद से दुनिया को आगाह करते रहे हैं। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. लेकिन भारत को और दुनिया के हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप से काफी उम्मीदें हैं। ट्रंप रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में दिवाली भी मनाते हैं और इस दिवाली पर हिंदुओं को दिए बधाई संदेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खास तौर पर बात की। ये भी क्या विडंबना रही कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए जो बाइडेन के प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया। ये दावा किया गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट जो बाइडेन ने ही करवाया था, जिसके बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज हुआ, जो हर रोज भारत को एक नई धमकी देते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका बांग्लादेश को लेकर अपनी क्या पॉलिसी रखता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कैसा रहेगा, क्योंकि वो अक्सर भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं और अक्सर इन देशों से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा, साथ ही भारत पर ज्यादा टैरिफ का सामना करने का दबाव भी डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वो पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। The truth is that we've had experience of Mr. Trump as president for 4 years already, so there shouldn't be too many surprises. We know that he's a very transactional leader. He will basically say, what's in it for us? If you want something from us, what are you giving us? That kind of mentality is very much there. He's very tough on trade. I think he's said that he doesn't like India's tariffs, and that if India is going to impose tariffs on American goods, America will impose tariffs on Indian goods, and that could be a problem for our companies that are exporting to America. That's something we'll have to watch out for. He's tough on immigration, and that could be a potential issue for some of our family reunion cases, plus future H-1Bs and so on. So there are some of these areas of issue. But otherwise, broadly speaking, he has been very friendly with Mr. Modi and the government of India. He's been tough on China, which of course, given our own troubles with China, is not bad for us. So I think these are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. I don't see President Trump having expressed any particular view on the Canada situation. Certainly, I would be surprised if that was the kind of concern that he would have. We have concerns about the Canada relationship, and perhaps we can talk to a new Trump administration about why we are unhappy with these Khalistanis running rampant across the border and so on, and maybe he could find some sympathy with our point of view. But currently, as you know, the Five Eye countries are all together, and they have not been they've been showing a fairly united front on Canada's concerns, etc. So I don't see Trump taking a personal issue, personal interest very much in that particular issue. We'll have to see. असल में ट्रंप के इन दावों के पीछे आंकड़े छिपे हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से $42.2 बिलियन की वस्तुओं का आयात किया था, जबकि भारत ने अमेरिका में तकरीबन $77 बिलियन का निर्यात किया था। ट्रंप भारत से होने वाले इसी निर्यात पर ज्यादा शुल्क लगाना चाहते हैं ताकि अमेरिकियों को भारतीय सामान सस्ता मिले। अगर ऐसा हुआ तो भारत से
अमेरिका होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। Let me put it in perspective. There's a long term and there's a short term. In the long term, the United States-India relationship is steady. It has come to what I often call from relationship to partnership, and there are bases for that. In the last 10 years, you have seen that uphill movement, and in fact, if you look at President Trump's earlier term, Quad and a number of other initiatives. So in long term, this relationship will continue to march on and will deepen. Perhaps you are right. I mean, trade is going to be one issue. Illegal immigration would be another issue. Similarly, in any relationship, in any healthy relationship, issues will come up. And it's the job of people who handle it to... महाराष्ट्र चुनाव के भी सबसे बड़े फैक्टर योगी आदित्यनाथ बनते जा रहे हैं। सबकी निगाहें योगी पर ही हैं। विरोधियों के निशाने पर भी सबसे ज्यादा योगी ही हैं। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। उस वक्त वजह राहुल गांधी थे। बीजेपी राहुल गांधी के नारे का काउंटर ढूंढती रह गई। इस बार योगी ने बाजी पलट दी। पूरा विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का काउंटर ढूंढ रहा है। योगी की यह स्पीच आपने हरियाणा में सुनी होगी, झारखंड में सुनी होगी, और अब महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नारा यही बन गया है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और उद्धव से लेकर खड़गे तक हर बड़ा नेता इस नारे से परेशान है। चुनाव को लेकर योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। योगी ने हिंदुओं को जोड़ने का क्या फॉर्मूला बनाया है? हिंदुओं को तोड़ने का राहुल गांधी का फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र के रण में उतरते ही योगी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। चुनाव को 80-20 पर ले जाना है और हिंदुओं को जोड़कर एनडीए की सरकार बनाना है। आप आशीर्वाद देंगे, विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की। अब सवाल उठता है कि योगी कैसे 80% हिंदुओं को जोड़ेंगे? उनके पास क्या फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको यूपी के आगरा से निकले उनके फॉर्मूले बटेंगे तो कटेंगे को समझना होगा। जो हरियाणा में चल गया, झारखंड और महाराष्ट्र में ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो योगी का हिंदुओं को जोड़ने का फॉर्मूला नंबर 1 है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। योगी हर जगह हिंदुओं को यही बात समझा रहे हैं कि एकता में ही भलाई है, जातियों में नहीं बंटना है। जब देश का मुसलमान यूपी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक एक होकर बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तो हिंदू क्यों जातियों में बंट जाते हैं? महाराष्ट्र में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के अपने फॉर्मूले से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कनेक्ट कर मराठा वोटर को भी जोड़ दिया, जो आरक्षण के नाम पर भड़का हुआ है और लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ चला गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। योगी का हिंदुओं को जोड़ने का दूसरा फॉर्मूला सनातन मार्ग है।
अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदुओं की आस्था के 3 बड़े स्थान हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब काशी और मथुरा योगी के टॉप एजेंडे में है। करोड़ों सनातनियों की आस्था इन तीनों जगहों से जुड़ी है। योगी हिंदुओं को जगा रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी इनकी परवाह नहीं की, लेकिन जब 2014 में केंद्र में मोदी आए और 2017 में यूपी में योगी आए तो राम मंदिर बना और काशी मथुरा में भी काम शुरू हुआ। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। योगी का तीसरा फॉर्मूला सभी जातियों को सम्मान देकर उन्हें जोड़ने का है। दलितों को जोड़ने के लिए योगी ने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा है। अयोध्या में सीता रसोई का नाम मां शबरी रसोई रखा गया है, जिनके झूठे भेद भगवान राम ने खाए थे। योगी जानते हैं अयोध्या, काशी और मथुरा पर विरोधी खेमे के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार उनके सामने नहीं टिक सकते। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को वो इन्हीं पर सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं और 80% हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। योगी का हिंदुओं को जोड़ने का चौथा फॉर्मूला सुरक्षा की गारंटी है। 5वां फॉर्मूला दंगा मुक्त सरकार है। 6ठा फॉर्मूला आतंकवाद से सुरक्षा है। 7वां फॉर्मूला माफियागिरी का अंत है। योगी हर रैली में हिंदुओं को यूपी में 2017 से पहले के शासन और देश में 2014 के बाद के शासन की याद दिलाते हैं। 2017 से पहले यूपी में आए दिन बम धमाके होते थे, दंगे होते थे। हिंदुओं की प्रॉपर्टी और बहन बेटियां तक सेफ नहीं थी। हिंदुओं के लिए व्यापार करना मतलब गुंडा टैक्स देना मजबूरी बन गया था। कांग्रेस के राज में आए दिन आतंकी धमाके करते थे। पाकिस्तान का डर दिखाया जाता था। यूपी में शहर शहर माफिया राज कायम था। लेकिन 7 साल में दंगाई और माफियाओं का या तो राम नाम सत्य हो चुका है या वो सरेंडर कर चुके हैं। अब हिंदू त्योहारों पर कर्फ्यू नहीं लगता, पहले लगता था। अब आतंकी धमाके नहीं होते, पहले आए दिन होते थे। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, योगी इन्हीं फॉर्मूलों से हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? योगी का हिंदुओं को एकजुट करने का 8वां फॉर्मूला औरंगजेबी सोच पर प्रहार।
नवा फॉर्मूला छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच का विस्तार करना। 10वां फॉर्मूला नौकरी भत्ता जाति के जाल में हिंदुओं को फंसाने वालों से सावधान करना। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के रण में योगी का फॉर्मूला हरियाणा की तरह हिट होगा या फ्लॉप? योगी ने पहले 2 दिन महाराष्ट्र में 3 रैलियां वाशिम, अमरावती और अकोला में की। तीनों जगह पर मुस्लिम वोटर चुनाव में निर्णायक हैं। अमरावती में मुस्लिम 46.5% और हिंदू 53.5% हैं। हिंदुओं में एससी वोटर 16.41% हैं। यहां 2019 में कांग्रेस जीती थी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। योगी ने अकोला में भी हुंकार भरी। अकोला में मुस्लिम वोटर 41.6% हैं और हिंदू वोटर 58% हैं, जबकि हिंदुओं में एससी वोटर 10.71% हैं। 2019 में बीजेपी ने नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस को करीब 1.5% के अंतर से हराया था। वाशिम में हिंदू करीब 79% हैं, जबकि मुस्लिम 20.5% हैं। हिंदुओं में एससी वोटर 21.28% हैं। 2019 और 2014 दोनों चुनाव में बीजेपी को यहां जीत मिली थी। लेकिन जिस तरह से एक पैटर्न बनता जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट होकर महायुति के कैंडिडेट के खिलाफ वोट करेगा, उसमें जरूरी है कि हिंदू भी जातियों में नहीं बटे। महाराष्ट्र में एससी वोटर अमेरिका के स्विंग स्टेट जैसा है, जो कभी इधर तो कभी उधर होता रहता है। योगी ऐसे ही स्विंग हिंदू वोटर को एकजुट कर रहे हैं। उन्हें आगरा, औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें बता रहे हैं। योगी ऐसा सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं कर रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य की याद दिला रहे हैं और औरंगजेब के कारनामे बताकर उसकी सोच वाली पार्टियों पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आगरा का उदाहरण महाराष्ट्र में दे रहे हैं ताकि हिंदू, मराठा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब समझ सके कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलता है और कौन सम्मान का सिर्फ नाटक करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। राहुल गांधी जानते हैं मुस्लिम वोट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हिंदू वोट को तोड़े बगैर वो सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला सकते। राहुल गांधी ने हिंदू वोट तोड़ने का फॉर्मूला तय कर लिया है। वो क्या है, हेडलाइंस देख लीजिए। हिंदू को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जाति जनगणना की नई थ्योरी लेकर आए हैं। आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर ले जाने का झांसा दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बढ़ाने से मना कर चुका है। लेकिन राहुल को आरक्षण अगड़ों पिछड़ों और दलितों का भला करने के लिए नहीं बढ़ाना, उन्हें वोट लेना है, इसीलिए आरक्षण पर लड़ाना चाहते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जाति जनगणना करा रही है। राहुल कह रहे हैं तेलंगाना की जाति जनगणना एक मॉडल बनेगी, इसी को पूरे देश में लागू करेंगे। तो इसीलिए ये जो छोटी सी आवाज निकली जाति जनगणना ने, इसने मोदी जी की नींद बंद कर दी। नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ भैया। मैंने जो आपको बोला, ये मेरा काम, मैं एम्पलीफायर हूं। मेरा काम एम्पलीफिकेशन है। मेरा काम आपके पास आकर सुनने का है। मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य है ना, उसको खत्म करने का, उसको मारने का है। जो मेरे अंदर लक्ष्य है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको मारने का है। मैं हर रोज सुबह उठकर उसको मारता हूं। और मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी आवाज सुनने का है। ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
राहुल एक बार फिर लोकसभा की तरह संविधान और जाति के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन सीएम शिंदे कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभेमध्ये फेक नरेटिव्ह केलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान बदलणार म्हणून, आरक्षण जाणार म्हणून हे सगळं खोटं पसरवलं। पण मी सांगतो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। योगी के हिंदू जोड़ो फॉर्मूले से तुष्टीकरण के फॉर्मूले को विनिंग फॉर्मूला मानने वाली पार्टियों में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक खलबली मच गई है। उन्हें पहले राउंड में ही हार का डर सताने लगा है। अभी अर्बन नक्सलवाद कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक चीज कभी कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। और ये सब बातें जब चुनाव आते हैं तब करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों का वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये सब चीज़ में विश्वास नहीं रखती है। हम लोग की सोच विकास की सोच है। हमारी राजनीति देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करने की राजनीति हम लोग करते हैं।